बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। आज यूनिट नंबर 12 पढ़ना है, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करना है। फेडरल बोर्ड की इंग्लिश है फर्स्ट ईयर की। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, हाउ सिग्निफिकेंट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैंकेट। जो टाइटल ऑफ द स्टोरी है द ब्लैंकेट, ये कितनी अहमियत का हामिल है। कहानी का जो टाइटल है, कंबल वाली कहानी का जो टाइटल है, जो उन्वान है, ये कितनी अहमियत का हामिल है। अच्छा, इसका आंसर बनता है जो कंबल वाली कहानी का जो टाइटल है वो बहुत अहमियत का हामिल है। और जो ब्लैंकेट है वो सिंबलाइज करता है वार्मथ को, हरारत को और प्रोटेक्शन को, तहफ़्फ़ुज़ को जाहिर करता है, जो कि फैमिली मुहैया करती है। डैड ग्रैंड डैड को एक ब्लैंकेट देते हैं ताकि मोहब्बत का इजहार हो सके और हरारत का इजहार हो सके, फैमिली की हरारत का इजहार हो सके। जबकि जो ग्रैंड डैड है वो एक ओल्ड पीपल हाउस में रह रहे होंगे। सारी की सारी कहानी फैमिली की इक़दार के बारे में है और फैमिली सिस्टम की डिसइंटीग्रेशन के बारे में है। और इस सेटिंग के अंदर जो ब्लैंकेट है, जो कि हरारत की इलामत है और तहफ़्फ़ुज़ की इलामत है, और इसमें फैमिली जो है वो एक बड़ी अहमियत इख्तियार कर लेती है। सारी की सारी कहानी इसके गिर्द घूमती है और फिर इसके साथ शुरू होती है और इसी के साथ ख़त्म होती है। अब ये कहते हैं नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी द ब्लैंकेट, हाउ इज इट रिजॉल्व्ड। अच्छा, ब्लैंकेट वाली कहानी में कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करें, उसका तजिया करें और ये कैसे हल होता है। बहुत सारी कहानियों में ऐसा होता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो किसी की भी किस्म का जो है उसके साथ मसला होता है, कॉन्फ्लिक्ट वो फेस करता है और स्ट्रगल जो है, जो जिद्दोजहद जो है दो कैरेक्टर्स के दरमियान होती है। बहरहाल ये एक कैरेक्टर के अंदर भी हो सकती है और जो कहानी है वो अमूमन उस वक़्त ख़त्म होती है, उसका खात्मा उस वक़्त होता है जब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसको फेस करते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। और इस कहानी के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर, डैड का जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है, बुनियादी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि वो ग्रैंड डैड और गर्लफ्रेंड के दरमियान जो बढ़ जाता है और वर्ड्स और एक्शन जो कैरेक्टर्स के हैं वो भी, और इसी तरह जो इवेंट्स हैं जो खुलते हैं, सामने आते हैं, वाक़यात खुलकर सामने आते हैं, ये वादा करते हैं कि जो डैड है वो ग्रैंड डैड को जाने की इजाज़त दे रहा है। ग्रैंड डैड से कहता है कि आप चले जाएं, बिकॉज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, उसकी ख्वाहिशात के लिए। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उस तरह हल होता है कि जब ये फैसला किया जाता है कि ग्रैंड डैड जो है वो घर से नहीं जाएंगे। डैड जो है गालिबन थोड़ा अफसोस महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो रवैया है वो बड़ा ख़राब है। और जो पीटर है और ग्रैंड डैड है उनको बड़ा सुकून मिलता है, वो बड़ा सुकून महसूस कर रहे होते हैं। और ये कि ग्रैंड डैड जो है वो उससे बड़ा उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एनालाइज द टोन ऑफ द स्टोरी, इज जॉयस और सॉरोफुल, एक्सप्लेन। कहानी की जो टोन है वो कैसी है जी, क्या खुशी वाली है या अफसोस वाली है, इसकी वजाहत करें। जो कहानी की टोन है वो ऑथर का रवैया है, राइटर का रवैया है, जो बयान किया गया है या जो समझ लिया गया है, ठीक है, एक सब्जेक्ट के हवाले से। कुछ मुमकिन रवैये जो होते हैं वो उसमें पेसिमिज्म भी है, ऑप्टिमिज्म भी है, ठीक है। पेसिमिज्म जो है, आप ये कह दें कि आप मनफी रुख की तरफ देखना, और ऑप्टिमिज्म जो है वो रोशन ख्याली होती है, ठीक है। इसी तरह ऑनेस्ट है, कुछ तेज़ी है, कुछ इनसिंसियरिटी पाई जाती है, इसमें सीरियसनेस पाई जाती है, बिटरनेस है, ह्यूमरस है और जयफुल, ये रवैये हैं।
ठीक है। और जो आथर की टोन है उसके अल्फाज की चॉइस से सामने आती है, एक्शन से सामने आती है और डिटेल से सामने आती है। और इस कहानी के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर जो राइटर है वो ब्लैंकेट को बतौर सिंबल के इस्तेमाल करता है, बतौर अलामत के इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ब्लैंकेट है ये हरारत का सिंबल है, की अलामत है। इसी तरह प्रोटेक्शन जो एक फैमिली प्रोवाइड करती है, तहफ़्फ़ुज़ जो प्रोवाइड करती है, उसकी अलामत है। जो टाइमिंग है जिस वक्त ये गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है, ये तो हरारत और तहफ़्फ़ुज़ की नफ़ी करते हैं। जो टाइमिंग है जिस टाइम पे दिया जा रहा है उसको तो हरारत और तहफ़्फ़ुज़ की नफ़ी करते हैं, ठीक है, वक्त नफ़ी करता है। बहरहाल ब्लैंकेट आप कोई ज़्यादा गर्म नहीं है, या आप ये कह दें कि अनसेल्फिश किस्म का गिफ्ट नहीं है, लेकिन एक ऐसा है कि आप ये समझिए कि उस गुनाह को महसूस करने के हवाले से जो पीटर का फादर जो महसूस करता है। अब तक जो कहानी की टोन है वो उसमें इनसिंसियरिटी पाई जाती है, ठीक है, और इसकी टोन तब्दील होती है बहरहाल जब पीटर का जो एक्शन है वो आप ये कह दें कि हरारत की, वोम्थ की और अच्छाई की अक्कासी करता है अपने ग्रैंडडैड के हवाले से। और हत्ता कि उसका बाप भी कहानी के एंड में जो है वो यही अच्छाई की अक्कासी करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी। व्हाट एटीट्यूड डज पीटर शो? ये पैटी नहीं है, पीटर है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। शो अबाउट हिज डैड एंड ग्रैंडडैड। कौन सा रवैया पीटर अपने डैड और ग्रैंडडैड के हवाले से जाहिर करता है? ग्रैंडफादर और पीटर के दरमियान जो ताल्लुक है वो बड़ा ख़ास किस्म का है, क्योंकि लड़का जो है वो उससे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यही वजह है कि वो नहीं चाहता कि उसका बाप, उसका दादा जो है वो घर छोड़ के जाए। हत्ता कि उसका जो दादा है वो जाना भी चाहता है, वो जानता है कि वो बहाना कर रहा है, जाहिर कर रहा है सही। पीटर का जो रवैया है अपने बाप की तरफ ये बड़ा सख्तमहरी वाला और सख्त है। पीटर नाखुश भी है इस फैसले, अपने बाप के फैसले के हवाले से कि जिसमें वो फैसला करता है कि ग्रैंड डैड को ओल्ड पीपल हाउस में भेज दे। फिर वो अपने बाप को बताता है कि ब्लैंकेट को काट दे और इसे इसी वक्त काटे, मैं आपको बताता हूँ डैड। और एक आप ये कह दें कि उकसाने वाले मूड में वो बात करता है। वो अपने बाप से चाहता है कि वो इस बात को समझे कि उसका जो फैसला है ग्रैंड डैड को भेजने का ओल्ड पीपल होम में वो एक मिस्टेक पर, एक गलती पर मबनी। पीटर अपने बाप पर यह साबित करता है कि जो इस फैसले का जो नेगेटिव रिजल्ट होगा वो साबित करता है, और उसका जो बाप है वो समझ जाता है कि जो चॉइस उसने बनाई है, जो फैसला उसने किया वो गलत है। और अपने बाप को ये समझाते हुए कि उसका फैसला जो है वो गलत था, पीटर ये साबित करता है कि उसका फैसला जो है वो, उसकी जो ग्रैंड डैड के साथ डिवोशन है, लगन है, वो भी साबित होती है पीटर की। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Hold on. Question number 5 है, how is the theme of the blanket the theme of our disintegration society as well? ब्लैंकेट का जो थीम है हमारी कहानी के, हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे की तोड़ फोड़ का थीम कैसे बनता है, ठीक है। जो प्राइमरी थीम जो स्टोरी है जिसका नाम ब्लैंकेट है, दी ब्लैंकेट है, वो ये कि बच्चे और एडल्ट्स जो है वो लेसन सीखते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन कैन लर्न लेसन फ्रॉम चिल्ड्रन।
یا ایڈلٹس جو ہے وہ that adults learn lesson from children. ٹھیک ہے، یہ children learn lesson from adults، دونوں ہی ایک دوسرے سے سبق سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ دوسرے تھیمز بھی ہیں اسٹوری کے. جب وقت آتا ہے تو والدین کی کیئر کرنی چاہیے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہوں، اور یہ بڑا مشکل چوائس ہوتی ہے، خاص طور پر اگر فائنینشلی کوئی بندہ اسٹرانگ نہ ہو، اور یہ کہ ان کے پاس ان کے لیے ٹائم نہ ہو. اور یہ جو تھیم ہے یہ ایک ایسی سوسائٹی کی عکاسی کرتا ہے، ایسی سوسائٹی کی نمائندگی کرتا ہے جس میں فیملی اسٹرکچر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہو، اور فیملی ویلیوز جو ہیں، فیملی کی جو قدریں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. اور یہ ایک ایسی سوسائٹی کی نمائندگی کرتا ہے کہ جو مادیت پرستی کا شکار ہو رہی ہو، یا مادیت پرستی کی طرف جا رہی ہو، اور مادی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہوتی ہوئی جا رہی ہو رہی ہو، اور ان کے لیے مادی چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ فیملی ریلیشن سے زیادہ ہو. اور اس سوسائٹی کے اندر ہر بندہ بینیفٹس کے بارے میں سوچتا ہے، فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، اور اپنے آرام کے بارے میں سوچتا ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ یہ جو تھیم ہے کہانی کا بلینکٹ، دی بلینکٹ کا جو تھیم ہے وہ ہماری سوسائٹی سے بالکل ریلیونٹ بھی ہے، جو کہ بڑی تیزی سے ٹوٹ رہی ہے. کوشچن نمبر 6 6 نمبر کوشچن ہے جی. Describe your relationship with different family members, who your relationship is the most cordial with, and who you stay aloof from, and why. اپنی ڈفرینٹ فیملی ممبرس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بیان کریں. تو کہتا ہے کہ کس کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ دلی ہے، اور کس سے آپ دور دور رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں، اس کی وضاحت کریں. کہتے ہیں کہ میں ریلیشن شپ جو ہے فیملی کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ دل سے ہے. ٹھیک ہے، میں امن کے لیے، آرام کے لیے، اور ہیپینس، فیملی کی ہیپینس کے لیے میں وہ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. میری فیملی میرے لیے سب کچھ ہے، اور میں ہمیشہ جو ہے وہ ویلنگ ہوتا ہوں کہ مشکلات کا سامنا کروں اپنی فیملی ممبرس کی خوشحالی کے لیے. میں ان کے کام میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں، میں پیار بھی کرتا ہوں، اور اپنی فیملی ممبرس کی کیئر بھی کرتا ہوں، اور بدلے میں وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. نمبر 7 کوشچن نمبر 7 ہے. If Peter had been exposed to the mass media, social media and the internet, would he have developed the same intimacy with the grandfather as he did in the story? Elaborate. ہاں جی، اگر پیٹر کے پاس جو وہ ماس میڈیا ہوتا، سوشل میڈیا ہوتا، انٹرنیٹ ہوتا، ٹھیک ہے، ان سے وہ متعارف ہوتا، تو کیا پھر بھی وہی گہرا تعلق اپنے دادا سے وہ قائم کرتا جیسا کہ اسٹوری میں اس نے کیا ہے؟ اس کی وضاحت کریں. اگر پیٹر کے پاس سوشل ماس میڈیا ہوتا، سوشل میڈیا ہوتا اور انٹرنیٹ ہوتا، تو شاید پھر بھی بالکل ایسا ہی گہرا تعلق اور ایسی گہری محبت اپنے دادا کے ساتھ ڈیولپ کر لیتا. محبت اور کیئر اور جو رسپیکٹ ہے، احترام ہے، اور پھر جو آپ یہ کہہ دیں کہ نفاست ہے، ٹینڈرنیس ہے، یہ ایک ایسی فیلنگز ہیں جو اس کے لیے، اس کے دل میں جو ہے وہ قدرتی طور پر گرینڈ ڈیڈ کے حوالے سے موجود ہے، اور وہ اسے دکھاوے کے لیے نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس فیملی میں کوئی اور ممبر بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اتنا قریبی بھی ہو، اتنا کلوز بھی ہو. اور اس کا جو گرینڈ ڈیڈ ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ ہی تھا. جیسا کہ جہاں تک اس کے باپ کا تعلق ہے، وہ بھی کوئی زیادہ ہی اپنی میرج کے حوالے سے ڈیوٹیڈ تھا.
क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, व्हाई डज पीटर्स डैड गेट एंग्री विद द गर्ल ही इज गोइंग टू मैरी। पीटर के डैड उस लड़की से क्यों इतने गुस्से हो जाता है कि जिससे वो शादी करने वाला है। पीटर्स फादर जो है वो, पीटर का जो बाप है वो चाहता है कि अपने डैड को जो है वो बेहतरीन चीज़ रवानगी के तोहफे के तौर पर दे। चुनाचे वो उसको एक अच्छी किस्म का डबल ब्लैंकेट देता है। जब गर्ल आती है तो उससे जब पता चलता है कि इतना महंगा किस्म का डबल ब्लैंकेट दिया जा रहा है, तो फिर वो इस किस्म के इतने महंगी किस्म की चीज़ देने पर जो है वो इतराज़ करती है, वो भी ग्रैंड डैड को। पीटर के जो बाप है वो नहीं चाहता, उसके रवैये को पसंद नहीं करता और गुस्से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट डज इस्लाम से अबाउट ओल्ड पेरेंट्स। बुरे वालिदैन के बारे में हमारा मजहब क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। कुरान पाक जो है उसमें इरशाद फरमाया गया कि हमें अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, मेहरबानी से पेश आना चाहिए। अगर एक या उन दोनों में से कोई एक जो है बूढ़ा हो जाए, तो बड़ी उम्र में पहुंच जाए, तो उनके साथ जो है सख्ती से पेश ना हो, या आप ये बदतमीजी ना करो, झिड़को मत, बल्कि आप अच्छे अल्फाज से बात करो। और ये हमें इस बात की भी तालीम देता है कि हम आजिज़ाना अंदाज में और रहमदिली वाले रवैया जो है उनके साथ इख्तियार करें, और ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि उन पर रहम फरमाए, क्योंकि उस वक़्त उन्होंने हमारी केयर की थी, हमारी ख्याल रखा था कि जब हम छोटे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने वालिदैन के साथ जब वो बूढ़े हो जाए तो मेहरबानी से पेश आना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमें इससे नहीं है कि जो अपने बच्चों पर रहम नहीं करता, ना ही बड़ों पर को इज्जत देता है। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सी पॉइंट आ रही है तो उसको डिस्कस करें।